हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। पहले स्टार्ट किया था तब कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। लेट्स होप सर अब ऐड हो जाते हैं। सो न्यू योगिनी, हाय। एक्सेप्ट। फाइनली। नमस्ते सर। हेलो। प्रणाम प्रणाम। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सर, आपको भी। फाइनली हो गया। पिछली बार शायद कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रहे थे तो हाँ, आप ऐड नहीं हो पा रहे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत क्वांटी योगा के इस लाइव सीरीज पे। शिवम बता रहा था आपके बारे में दैट जब जी। शिवम गया था तब आप उसी के साथ थे एंड काफी तारीफ कर रहा था सर आपकी। तो इट्स एन ऑनर कि आप हैं यहाँ पर हैं। द प्लेजर इज ऑल माइन, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। जी और बताएं। सर। अ, तो सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बिल्कुल आप बिल्कुल। कैन यू टेल दी ऑडियंस अबाउट योर योगा जर्नी कि आप योगा फील्ड में कैसे आए। योगा आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा योग के साथ, और अभी आप जी कहाँ पर बिल्कुल। हैं। आ, अभी मैं वियतनाम में हूँ। साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो भी 11 कंट्रीज है उसमें से एक ये छोटा सा देश है, लेकिन बहुत बहादुर लोगों का देश है। बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, ताज्जुब होगा ये जान के कि ये अपने कल्चर को लेके, अपने लैंग्वेज को लेके, अपनी संस्कृति को लेके बहुत ही अड़ियल और दृढ़ लोग हैं। और इस छोटे से देश ने अमेरिका जैसे बड़े देश को युद्ध में पराजित किया था, और चीन को भी इसने नाकुच निचलवा दिए थे। तो बहादुर लोगों का देश है। अच्छा जी है, अच्छे लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, बड़े ही प्यारे हैं और बड़े ही स्नेही लोग हैं। और रही बात मेरे योग जर्नी की, मेरी योग की यात्रा की, तो उस पर मैं सूक्ष्म रूप से प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले योग मैंने शुरुआत कैसे करी थी जी और सर। इसकी वजह क्या थी। तो मेरा एज ए करियर पर्सपेक्टिव मेरा कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड टू कम इन द फील्ड ऑफ योगा। मैं एक मोटापे, ओबिसिटी से बहुत ज्यादा परेशान था। बहुत ही ज्यादा मोटापे से परेशान था। 2008 की ये बात है। तब मेरी उम्र कोई 14, साढ़े 14, 15 रही होगी। तब मेरे दैट टाइम माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो अलाइव, माय फादर वाज आल्सो अलाइव। नाउअडेज, अब अजीब लगता है ये कहने में, लेकिन वो दोनों 2 साल के अंदर 2010 तक उनका इंतकाल हो गया। मेरे पिताजी का भी देहावसान हुआ, दादाजी का भी। मेरे दादाजी ने मुझे इंटरेस्ट पैदा किया मेरे अंदर कि योग करो, देखो शरीर पर ध्यान दो, इस उम्र में मोटापा हम्म। सही नहीं है। तो मैंने सिर्फ अपने ओबेसिटी के लिए, अपने मोटापे के लिए हम्म। योगासन से रोग निवारण करके एक पुस्तक थी, मेरे पिताजी ने उसे अपने बक्से से निकाल के मुझे दिया कि इसमें देखो। और मैंने उसको थॉरली ऑब्जर्व किया और उसमें कुछ मोटापे के आसन को मैंने टिक मार्क किया। और मुझे आई स्टिल रिमेम्बर दैट डेट व्हेन आई स्टार्टेड माय योगा जर्नी। दैट वाज द 16th of April 2008, and since अच्छा। then constantly I have been doing yoga, and it's like a lifeline to me. यह मेरे लिए एक जीवन की ऐसी किरण है कि बिना रुके बिना थके मैं लगातार ये मेरे खुद के लिए मैं करता ही करता हूँ। अलग बात है कि यहाँ 4 सेशन में रोज पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ, 4 घंटे 5 घंटे का सेशन, लेकिन मैं अपने लिए अलग से समय निकालता हूँ कैसे भी, ये मुझे करना ही करना है। तो ये रहा है। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय का तो मैं जितना ही कहूँ कम है। उस जी विश्वविद्यालय सर। ने इतने फाजिल लोगों को पैदा किया है, उस महासागरीय विस्तार का मैं अपने आप को बूंद समझता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि जी सर। उस विश्वविद्यालय से निकले हुए बच्चे आज आप देख सकते हैं, आप सब लोग इससे अवेयर भी हैं, आप खुद उस विद्यालय के अंश हैं। जी हमारा जो है वो भी है। शिवम। तो उस जी सर। विश्वविद्यालय से निकले बच्चे आज आप देख रहे हैं यूरोपियन देशों में, वियतनाम में, चाइना में, कई एक देशों में बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत मतलब कि योग के लिए अब बताया नहीं जा सकता। सच इंडिफाइनेबल थिंग कैन नॉट बी डिपिक्टेड एंड एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। दे आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक वर्क इन द फील्ड ऑफ योगा। So DSVV is the brand and the one of the very fantastic university in the field of yoga. You can say a pioneer. So जी इसने एक सर। बहुत ऊंचे मानदंड योग के स्थापित किए हैं, जिसे जिसके आसपास भी पहुंचना अन्य विश्वविद्यालयों के योग के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि हम्म। ऐसा अभी संभव है फिलहाल। जी। जी सर। तो सर आप प्रोफेशनली अगर आपका देखा जाए
तो प्रोफेशनली आप योग में कैसे आए, एंटर किए हुए? ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और अच्छा लगा। एक्चुअली था कि 2000 2016 तब मेरे यहाँ धीरे धीरे, चूंकि मैं एक छोटे से कस्बे से आता हूँ। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले, जो कि बिहार से बिल्कुल बॉर्डरिंग है, बलिया आपने सुना होगा, बागी जी बलिया। जी। तो बागी बलिया के एक छोटे से कस्बा सहतवार, लेकिन वो इतना गर्वित कस्बा है। मैं अपने कस्बे के बारे में छोटी बात बताता हूँ कि वीर कुंवर सिंह पूरी दुनिया उन्हें जानती है। बाबू वीरवर कुंवर सिंह, वीरवर कुंवर सिंह जी के ननिहाल का मैं रहने वाला हूँ। और उस छोटे से कस्बे में धीरे धीरे ही सही छोटी मोटी प्रसिद्धि मेरी हुई थी योग करते करते। लोग, मेरे जो भी सराउंडिंग्स के लोग थे, जो भी नेबरहुड में लोग थे, उन्हें पता था कि अभी योग करते हैं। तो मेरे घर पर, मेरे दरवाजे पर कुछ लोग योग के लिए आने लगे, तो मैं उनको कराता था, सिखाता था। तो वहीं कुछ मेरे यंग फ्रेंड भी आते थे, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली कहा कि यार, आप इसको, व्हाई आर यू टेकिंग दिस सुपरफिशियली, आप इसे सतही तौर पर क्यों ले रहे हो योग को? आप, व्हाई डोंट यू ट्राई टू गिव इट अ ट्राई टू मेक योर करियर, यू कैन create your career, you can build your career in the yoga, and you are doing very fantastic asanas, so let's give it a try. तो मेरे अंदर एक उत्साह जगा, और मैं पहली बार, मुझे याद है, अप्रैल 2016 में मैंने इंस्टाग्राम की आईडी बनाई थी। और उसी समय मैं तमाम सारे अक्रॉस द ग्लोब जितने भी टॉप के योगा अभ्यास करने वाले लोग हैं, खासतौर के आसनों के, तो उनके मैं देखता था। तो उस समय मुझे आज भी याद है, मैं हैंड स्टैंड मैंने इवन ट्राई भी नहीं किया था, और मुझे लगता भी नहीं था। मैं तो, मेरे लिए तो सपना जैसा था, मोटा तगड़ा शरीर था। तो मैं ये सोचता था कि जीवन में ये शायद मेरे, अपन अपन के बस का तो नहीं है भैया, ये हमसे नहीं होगा भाई। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या है, को कह सकते हैं उसको, कि एक था ऐसा जुनून कि करो तो सही, करो तो सही, और उसको मैंने किया। और मैं 2016 जून से, विश्व योग दिवस दूसरा सत्र चल रहा था, शायद 2015 में पहला था, और उस समय से शुरू किया वाल के सहारे, और लगातार मैं दिवाली के दिनों तक करता रहा। 6 महीने में मैंने अब हैंड स्टैंड में दीवाल छोड़ के करने लग गया। और धीरे धीरे मेरे अंदर अब ये एक वो भावना जाग गई कि अब इसमें ही करियर बनाना है। किसी दूसरी जगह करियर बनाने से बेहतर है कि इसमें हम अपना करियर बनाए, क्योंकि मेरा पैशन भी था ये, अपने अपने लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, तो अपने पैशन को प्रोफेशन में क्यों ना हम तब्दील कर दें। तो इस वजह से अब मैं उसमें धीरे धीरे डाइव करता गया, और 2018 में मैं पहली विजिट पर गया था डीएसवीवी के। मुझे अच्छा लगा। मैंने पीजी डिप्लोमा के लिए उसमें आवेदन किया था, लेकिन अनलकीली मेरा नहीं हुआ, एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ था। दूसरी बार मेरा सर्टिफिकेट कोर्स में मैंने अप्लाई किया, तो उसमें इंटरव्यू में मेरा क्लियर हुआ, तो मैं वहां 6 महीने का प्रमाण पत्र किया। और चूंकि कुछ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस थे, परिस्थितियां कुछ विपरीत थी, कि घर की भी कुछ जिम्मेदारियां थी, और मेरे पिताजी को गुजरे 13 साल हो गए, तो मैं 2 साल रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता था। तो बाद में मैंने मास्टर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से 2 साल का मास्टर इन योगा किया। और मुझे ये मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है कि मेरे जैसे एवरेज औसत स्टूडेंट ही मैं अपने आप को मानता हूं, लेकिन मैंने उसमें 79.5% स्कोर मैंने किया, मास्टर में मैंने एकम्प्लिश किया। तो सर्टिफिकेट मेरा डीएसवीवी से था, और मास्टर मेरा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से था। और ये जर्नी धीरे धीरे, अभी आप इस पड़ाव तक देख रहे हैं कि धीरे धीरे ही, बहुत ही रफ्तार मध्यम मध्यम रही है। और पहली बार जून 2023 में मैं आया था, शिवम मेरे साथ था, और अभी देखिए वो बहुत ही ऊंचे लेवल पर काम कर रहा है, और इंशाल्लाह बहुत ही आगे जाएगा वो। जी। अच्छा, और सर आप योग में डिग्री करने के बाद वियतनाम कैसे गए? जी, वियतनाम का सीन ऐसा है कि एक्चुअली मैं अगर सही बात बोलूं तो वियतनाम जाने का मेरा सपना पिछले 3-4 सालों से था। और आई हैव बीन ट्राइंग फॉर वेरी, बहुत लंबे समय से मैं मतलब प्रयास करते जा रहा था, जितने भी मेरे कंटेक्ट थे, लेकिन कोई कंटेक्ट मेरा काम नहीं आया। और कुछ कुछ लोग तो हमारे इंडिया के भी, आप ताजुब करेंगे, यू वॉन्ट बिलीव दैट फ्यू ऑफ इंडियन गाइज दे रियली, यू कैन बेग मी ब्रीव, 80,000 रुपए जो कंपनी को लगेगा, वीजा का अलग से देना पड़ेगा, एयर फेयर का यू हैव टू पे, एंड 50-50 यू हैव टू शेयर एकोमोडेशन, सो ऑल दोस थिंग्स। सो ये मेरी चीजें थी, तो मेरे दिमाग में एक वो कंसिडरेशन को कह सकते हैं कि इंथुजियाज्म था, एक उत्साह था कि नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो लाइक दिस एनी हाउ। तो जब भी जाऊंगा कुछ ना कुछ ऐसा था, ये मतलब स्वेर बता रहा हूँ, ये दिल की सच्चाई है, कि मेरे अंदर था कि अगर भगवान ने मेरे अंदर उस प्रतिभा से नवाजा है, हालांकि ये किसी के सम्मान में गुस्ताखी नहीं है, मैं कभी भी अपने आप को प्रतिस्पर्धा में अपने को कभी फिट नहीं बैठ, मतलब मैं उसको अपने को नहीं आंकता उस तराजू में कि मैं किसी के साथ अपना कंपैरिजन करूं। हर आदमी की अपनी एक जर्नी है, अपनी प्यास है, लेकिन आपके अंदर
व्हाट इज समथिंग डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट इन यू, ये क्या है कि जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करे। तो मेरे अंदर एक वो था जज्बा कि मैं जाऊंगा तो अपने प्रतिभा से मुझे स्पॉन्सर किया जाएगा कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, तो ही मैं हम्म, जाऊंगा। और इसमें बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। हमारे एक बहुत ही अनन्य मित्र हैं, हमारे जनपद के समीपवर्ती भोजपुरी मिट्टी के ही है। हमारे क्षेत्र में जो रीजनल लैंग्वेज है भोजपुरी चलती है। तो हमारे एक अनन्य मित्र हैं, आप भी उन्हें जानते होंगे, शिवम मिश्रा, डॉक्टर शिवम जी मिश्रा। सर। हाँ हाँ जी सर, हमारे कॉलेज में काफी तो बार आए हमारे, हैं, सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल, तो हमारे क्षेत्र के बिल्कुल हमारे समीपवर्ती जिले के हैं। हम लोग आपस में कभी भोजपुरी में भी बातें हो जाती हैं। अनन्य मित्र हैं मेरे। तो हम्म, उनसे चर्चाएं चली तो उन्होंने इसमें कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं कहना भी चाहिए, मेरे वियतनाम आने के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा, बल्कि पूरा पूरा आप कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूं इसको। उन्होंने पूरा मेरे लिए प्रयास किया और इसके लिए मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। अच्छा, जो जी। ऑडियंस हमारे साथ अभी जुड़ी है मैं उनसे बताना चाहूंगा कि सर, नीलेश सर अभी वियतनाम है, तो आपको अगर वियतनाम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आपको योग करने के लिए वियतनाम जाना है, फिर एनीथिंग रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं सेशन के दौरान या फिर सेशन के अंत में। वो सारे आपके क्वेश्चंस को सर के सामने पुट ऑन करके जाएंगे। ओके सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि हम्म, वियतनाम में ऐसा क्या है कि योगा जो प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हम्म, जनरली वियतनाम ही बन जाती है। सब लोग वियतनाम ही क्यों हम्म। जाते हैं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सबको जानना भी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द इंडियन टीचर हु आर वर्किंग इन वियतनाम, दे रियली डोंट ट्राई टू टेल मोर थिंग अबाउट वियतनाम एंड हाउ टू कम वियतनाम, हाउ टू बिल्ड योर कैरियर स्पेशली इन वियतनाम। इस पर बहुत ही कम हम्म, लोग बोल पाते हैं। 5 सालों 6 सालों से, पिछले कई एक सालों से जो टीचर रहे, इवन वो भी आपको खुल के ये शायद नहीं बताएंगे। लेकिन हम्म, मैंने जो 7-8 महीने मेरे होने वाले हैं, मैंने जो अनुभव किया है कि हम्म, वियतनाम एक ऐसा डेस्टिनेशन है। एक तो ये हमारे भारत से बहुत ही नजदीक है, ठीक है। चीपेस्ट एयर फेयर, चीपेस्ट एयर फेयर आपको अगर आप टाइम से बुक करते हैं तो हम्म, आपको 8,000 से 9,000 मैक्सिमम में मिल जाता है, चीपेस्ट एयर फेयर। तो किराया भी सस्ता है, वन वे। हम्म, तो एक ये चीज है। और दूसरी बात है कि यहाँ जो सबसे बड़ी वजह है, द मेजर हम्म, रीजन बिहाइंड वाई इंडियन, वाई वियतनाम इज लाइक इंडियन टीचर, यहाँ वियतनामी हम्म, टीचर भी पढ़ाते हैं। और हम्म, क्योंकि अब टीटीसी कोर्सेज यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं, उन्हें सिखाया जाता है। तो अब धीरे धीरे पहले वाली स्थिति नहीं है, अब थोड़ा जो है धीरे धीरे डिफिकल्टीज आ रही है। इसलिए कि अब हम्म, वियतनामी भी लोग अब समझ गए हैं कि ये एक हब हो चुका है। और वियतनाम के, अभी देखिए, मैंने 8 महीने में मैं कई एक शहर में पढ़ा चुका। मैं दलात में था, विनलॉन्ग में था, और हनोई में। शुरुआत में तो शिवम मेरे साथ था तो मैं ही टीच करता था। अभी शिवम उस समय, उसको मतलब उन्होंने, शिवम जी ने बोला था कि अभी बच्चा है, उसको वो आपकी क्लास देखेगा, ठीक है। तो मैं टीच करता था, तो हनोई टीच किया। एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट रियली अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, आई वाज हम्म, कंप्लीटली अननोन अबाउट वियतनामी लैंग्वेज। तो हम्म, क्लासेस ज्यादातर इंग्लिश में ही चलती थी। लेकिन धीरे हम्म, धीरे आदमी रहते रहते, होता है ना कि एक इन्वायरमेंट और एम्बियंस का इफेक्ट आता हम्म, है और आदमी सीख जाता है, सहज हो जाता है। तो भाषाई तौर पर मैं अपने आप को अब सहज महसूस करता हूँ और वियतनामी भाषा में मैं क्लासेस कंडक्ट कराता हूँ। अच्छा, ये रहा जी है। सर। अच्छा सर, यौगिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि अगर कोई जाना चाह रहा है और उसे अपना करियर योग में ही बनाना है, तो वियतनाम की जी। कौन से ऐसे स्पेशल और यूनिक डिमांड्स हैं जो जिन बातों का जिनका उसे ध्यान रखना चाहिए? मतलब क्या स्पेसिफिक डिमांड्स हैं वियतनाम वियतनाम के जिनका किसी को ध्यान रखना चाहिए और उन पर वर्क करना चाहिए अगर कोई वियतनाम जाना ओके। चाहता है तो? मतलब बेसिक चीज है कि you just want to know about what we should have something special that we can go in Vietnam, है? हमें किस चीज पर वर्क करना चाहिए, क्या पोटेंशियल है जिसे हम डेवलप करें अपने हम्म, अंदर, तो हम वियतनाम आसानी से पहुंच सकें। बेसिक ये क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, बहुत और अच्छा है। मतलब ये कि वियतनाम में आ, स्पेसिफिकली मतलब सुना जाता है कि वो आसन पर ज्यादा फोकस करते हैं, फिलोसफी और मेडिटेशन में इनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, नहीं, तो ये इस ये ये कॉन्टेक्स्ट ये में ये पूछ ये बिल्कुल 500% सही बात है। 100% नहीं मैं कहूंगा, मैं 500% कहूंगा। वियतनाम में यू कैन से योगा हैज नाउ टर्न टू बी अ कंप्लीटली ब्लडी बिजनेस इन वियतनाम। आज के डेट में योगा एक विशुद्ध व्यवसायिक दृष्टिकोण अपना चुका है वियतनाम जैसे देश में, और मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, लेकिन वियतनाम में ये ज्यादा है। और इंडियन टीचर भी, जहां तक मुझे महसूस हो रहा है हम्म, कि भारत में हम्म, भारत के टीचर जो है सबसे ज्यादा अगर किसी देश में है
तो मुझे नहीं लगता कि वियतनाम से ज्यादा किसी और देशों में भारत के शिक्षक होंगे। हर शहर में आपको 10, 15, 20 शिक्षक मिल जाएंगे, हर सिटी में, छोटे से लेकर, और बड़े शहरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ 3 बड़े 4 बड़े शहर हैं। एक तो आपका सबसे बड़ा शहर यहाँ हो ची मिन्ह है, बट नॉट द कैपिटल। हनोई इज द कैपिटल। आप इसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे भारत को देख लें, भारत की सबसे बड़ी शहर जो है वो मुंबई को माना जाता है, लेकिन राजधानी हमारी दिल्ली है। तो वैसे ही राजधानी यहाँ हनोई है, लेकिन सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह है। तो इन शहरों में मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में भारतीय शिक्षक पड़े हैं, तो अपना रोजी रोटी वो कमा रहे हैं, लिवलीहुड अपना अर्न कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि आप इसमें से आधे शिक्षक, किसी के देखिए सम्मान में मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि मेरी सच्चाई है कि मैं यहाँ लाइव आपके सामने हूँ, और जो भी ऑडियंस हमारे साथ, जो भी हमारे बंधु बांधव भ्राता या जो भी हमारी बच्चियां जुड़ी हुई हैं, कि उन्हें सच्चाई का पता चलना चाहिए। और इसमें मैं पूरी निष्कपटता से, विथ फुल कैंडिडनेस, पूरे साफगोई से इस चीज पर मैं प्रकाश डालूंगा कि 2 प्रकार के शिक्षक यहाँ पे आपको देखने को मिले। 2 प्रकार के शिक्षक, एक तो वाकई में जो वन हु आर रियली वेरी टैलेंटेड, हाईली स्किल्ड, वेरी एडेप्ट एंड वेरी रूटेड एंड वेरी ग्राउंडेड इन द फील्ड ऑफ योगा, एंड द अदर वन इज एनी हाउ, वो कैसे तैसे बस सर्कस करके, तोड़ मोड़ का योग करके, ऐंठ वैठ के योग करके बस आ गए। क्योंकि वियतनाम में देखिए, यह सबसे पहले जो बेसिक जो शर्त है, जो बेसिक मेजर कंडीशन है, जो दिखता है वो दिखता है। आप पहले कोई भी अगर कंपनी आपको हायर करेगी तो वो ये नहीं देखेगी, उसको तो पता है ये बंदा फ्रेशर है, वियतनाम में टीच किया नहीं है, बस फोटो देखेगी चपन चपन, तो एडवांस कितने आसन है, कैसे करता है, एडवांस पहले, एडवांस जितने दिख जाए बस उसको तुरंत ये वीजा लगा देंगे। ऐसे ही मैंने एक बच्ची का मैंने यहाँ, मैं उस पर भेज आ रहा हूं मैं, शहनाजी खान एक बहुत ही निष्णात योगिनी है, ठीक है, और आपको जान के बहुत ही अपार हर्ष होगा, और आप इसको पसंद भी करेंगे कि रामदेव बाबा, जो कि हमारे बहुत ही शलाका पुरुष हैं, मरहर हैं, आप उनको कह सकते हैं, जिन्होंने योग को पूरे विश्व के चारों कोनों में प्रतिष्ठापित किया है, और खास तौर से हिंदी भाषियों के लिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरे विश्व में, इसलिए कि उससे पहले भी जो लोग अगर जानते हैं योग को, या आप जैसे योग के विद्यार्थी, उन्हें पता ही होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में योग को सबसे पहले स्थापित करने का काम किया था BK अयंगर और पत्ताभी जॉयस ने, ठीक है। उसके बाद रामदेव ने हिंदी भाषियों तक, चूंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो योग एक सुप्त प्राय अवस्था में था, जो बिल्कुल एकदम स्लीपिंग कंडीशन में था, तो उसको, उस चेतना को इन्होंने झिझोड़ा और जगाया। और आज कह सकते हैं कि आज आप देख रहे हैं तो रामदेव का एकदम वो वरदहस्त वो लड़की है, शहनाजी खान उसका नाम है, छोटी बहन है, बहुत ही सम्मान करती है मेरा। तो जब मैं वियतनाम आया तो उसने पतंजलि से ग्रेजुएशन किया था और DSVV से मेरे साथ सर्टिफिकेट किया, तो उसने मेरे को फोन किया कि भैया क्या कैसे, तो मैं कहा कि रुको, तो भाई एडवांस देखिए वो बहुत तगड़ा उसके आसन है, वो कंपटीशन वगैरह खेलती है, नेशनल प्लेयर रह चुकी है। और इसी वजह से रामदेव बाबा हमारे आदरणीय, उसको विश्व महिला दिवस के दिन मीडिया में लेके आए थे, इंडिया न्यूज पर मैंने देखा भी था वो, और बाकायदे उन्होंने उसका नाम लिया, और कई एक बार आए हैं मीडिया में लेके उसको कि ये शहनाजी लड़की जो विश्व की टॉप योगिनी बनेगी। तो ये देखिए, ये एक मुझ जैसे नाचीज के लिए, उस महासागरीय विस्तार के बूंद के लिए परम सौभाग्य कह सकते हैं कि उतने बड़े गुरु की शिष्या को मैंने वियतनाम में बुलाया, और आज वो लड़की बहुत अच्छा कर रही है। डुकचंग, वहां एक प्रोविंस पड़ता है दलात, ठीक है, लेमडोंग, बहुत ठंडा इलाका है जैसे हमारे इंडिया में कश्मीर, तो वहीं पर वो बहुत अच्छा कर रही है काम, और धीरे धीरे सही वो यहाँ भाषा भी सीख गई है और दक्ष योगिनी बन चुकी है। और एक और लड़के को मैं यहाँ बुला रहा हूँ इंडिया से, ठीक है। तो अब दूसरी बार मैंने ये प्रयास किया कि एक बार तो मेरे बुलाने में मेरा अंशदान मैं नहीं मानता, इसलिए कि मैंने सिर्फ तस्वीर उसकी दिखाई अपनी बॉस को, मेरा कुछ तस्वीर देख के ही उसने कहा, अरे वो इंडिया आना चाहेगी, बिल्कुल, इसीलिए तो उसने भेजा है। तो मैंने उसका संपर्क करा दिया। यहाँ जालो ऐप चलता है, वियतनाम का जो टेक्सटिंग ऐप है वो सबसे फेमस जालो है, यहाँ व्हाट्सएप वगैरह यूज बहुत लोग कम करते हैं, ठीक है। तो मैंने संपर्क कराया और बाद में बात करके उसने अपना वो तय कर लिया। अब जो दूसरे बच्चे को मैं बुला रहा हूँ वो निहायत ही एडवांस नहीं करता, मध्यम इंटरमीडिएट के आसन करता है, ठीक है, हमारे DSVV का ही प्रोडक्ट है। चूंकि अभी आया नहीं इसलिए मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा जब आ गया रहता तो, लेकिन सब हो चुका है और आ जाएगा बहुत जल्द, फरवरी लास्ट तक। तो उस बच्चे के टैलेंट पर मैं बुला रहा हूँ, और मैंने ये तय किया है कि जीवन में जो झंझावात, जो स्ट्रगल्स, जो संघर्ष मैंने देखे हैं अपने जीवन में, और जो मैंने अनुभूत किया है, जिन विषम परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं, वो कभी मेरे जैसे बच्चे के जीवन में मेरे सामने तो मैं नहीं आने दूंगा। ये मेरा पूरा एक संकल्प है, और इस भावना को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ जीवन में। बेशक कई कठिनाइयां आएंगी, उससे घबराना भी नहीं है,
हमें पैनिक नहीं होना है। और मैंने ये एक चीज महसूस किया है, एक और समस्या होती है यहाँ वियतनाम में, क्योंकि हम लोग शाकाहारी और उस पथ को मानने वाले हैं और सनातन परंपरा को, तो यहाँ भोजन की थोड़ी बहुत शुरुआती दिक्कत, इनिशियल दिक्कत होती है। तो जो जी लोग भी वियतनाम आना चाहें, मैं उनसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भोजन वगैरह अच्छे से बना ले, इसलिए कि भारतीय भोजन आपको मिल जाएगा, लेकिन कुक आपको खुद करना पड़ेगा। चावल वगैरह, सब्जी वगैरह, आटा वगैरह भी मिल जाता है आपको, ठीक जी है, सर, कमी ये किसी वाला मैं चीज की नहीं, क्वेश्चन लेकिन भोजन आपसे आपको पूछने कुक ही करना। वाला था कि फूड में मतलब कितना ज्यादा फूड शॉक मिलता है, कि यहाँ से कितना ज्यादा डिफरेंसेस मिलते हैं, और मतलब पूरा नॉन वेज ही रहता है, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि वहां पर नॉन वेज बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर नॉन वेज गली रहता है। और योगा। गली, अब मैं क्या, मैं एक जगह, मैं जिस कंपनी में था पहले, तो उसके 4-5 योग केंद्र थे, अलग अलग स्टूडियो थे। तो हमको 15-20 किलोमीटर दूर जाके टीच करना पड़ता था, कभी तन्हा, कभी लम्हा, कभी दुकचंग, कभी नंबान। तो एक लम्हा करके, एक तन्हा करके केंद्र था, वहां मैं एक बार तनहा। गया था। तो उसके ठीक 100 मीटर दायरे पर, सर एक है हाँ, तन्हा, टी लम्हा ए एन और एक है एच ए तनहा। तो ये एक्चुअली है कि आप, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, और हम लोग उस चीज का उच्चारण अभी भी सही से नहीं कर पाते। वियतनामी देखिए, ये जो है, लिपि तो इनकी रोमन है, जो है लिखावट इनकी इंग्लिश में ही रहती है, उसमें कुछ टेढ़े मेढ़े रहते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। जैसे लिखेंगे ट्रुंग और पढ़ेंगे चुंग, चेंग, ऐसे सब रहता है। तो ये सब चीजें उतना कहाँ आ पाती हैं। बस हमें उतना ही भाषा जानना है जो कि हमारे टीचिंग में काम आए, और उतना आदमी समझ जाता है 1 महीने में मैक्सिमम, या 2 महीने, हाँ, तो वो आदमी सीख लेता है। तो हाँ, तन्हा की मैं बात बता रहा था कि तन्हा जी सर। सेंटर से, ठीक सेंटर से 100 मीटर कुछ हम्म। मांसाहार बिक रहा था, और मैं क्लास लेके बाहर निकला दाल खरीदने के लिए। दाल बनाने की इच्छा थी कि दाल बनाया जाए, चावल बनाया जाए, भूख बड़ी जोरों की लगी थी क्लास के बाद। तो मैं निकला, तो थोड़ा सा मैं देखा कि कौन सा जानवर है, ये अजीब लग रहा है। तो मैं थोड़ा फर्क से उसका फोटो लेने लगा, और उससे पूछा ट्रांसलेटर के माध्यम से वियतनामी से कि ये क्या है, तो बोला कुत्ता। तो ये मतलब कि यहाँ के कल्चर में बताया नहीं जा सकता, मांसाहार प्रबल है। और आज भी मैं ताजुब करता हूँ, हालांकि किसी से गिला शिकवा नहीं है, इस देश की रोटी हम लोग खा रहे हैं, लेकिन कभी मैं सोचता हूँ इस पहलू पर। और तो कभी कभी कि बुद्ध के देश में, यहाँ बुद्धिज्म फॉलो होता है मोस्टली, और कोई कोई तो रिलीजन मानता ही नहीं है, ठीक है। जी। तो इन सारे साउथ ईस्ट एशियन देशों में बुद्धिज्म कल्चर ही है, फॉलो बहुत ज्यादा करते हैं, जापान से लेके कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो भी चीज, इंडोनेशिया तो खैर मुस्लिम देश है, मोहम्मदन है। तो मैं कहा कि बुद्ध के देश में भी भाई इतना मांसाहार, भाई की भोजन के लाले पड़ जा रहे हैं, हम लोग को सोचना पड़ जाता है। खाते हैं नॉन वेज, जो नहीं है उनको मेंबर रोज खाते, ये पूछते हैं। जी सर। सर आई गेस आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। आप अब नहीं होगा, अब नहीं आगे होगा। ले। जी सर, हाँ आगे सर। हाँ सर, हाँ तो वहाँ के क्विजीन के बारे में हम बात कर रहे थे, वहाँ पर खाना कैसा मिलता है। आप बता रहे थे ना, बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। प्रियांश पवार, हेलो। और आर्टिस्ट सागर 669 सर, प्लीज हेल्प मी हाउ, कमेंट कीजिए, आप अपना पूरा क्वेश्चन कीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं आर्टिस्ट सागर। और हमारे साथ कौन कौन है अभी। ही इज नॉट विजिबल, आई नो सर का कुछ इशू हो रहा होगा। लेट्स वेट। मृणाल 94921, या क्या होगा आर्टिस्ट प्रियांश। हेलो। जी सर। आई गेस सर नेटवर्क इशू हो रहा है आपकी साइड। बिल्कुल, इशू हो रहा है बिल्कुल, आपकी साइड से। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी 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 सही है, अभी सही है। जी सर। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अच्छे से? जी सर, अच्छे से पहुंच रहे हैं। ओके, बिल्कुल। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। राजा नारा, हेलो हेलो। हाँ सर, बताइए। तो सर फूड बट मतलब अच्छे से अरेंज हो जाता है ना, कि मतलब अगर आपको कुक करना आता हो तो मतलब इतना ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होती होगी वहां पे। अब चूंकि विषमताओं की आपने बात करी है, तो इस बारे में मैं जरूर बोलूंगा 2 मिनट के लिए।
आप विश्वास नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बिलीव दैट एट द फीट ऑफ दिस एज, आई एम करेंटली रनिंग, आई इन टू माई 30s, यू कैन से नियर अबाउट 30 वर्ष की अवस्था मेरे होने को आई है। और इस उम्र तक मैंने कभी खाने बनाने का प्रयास नहीं किया था और ना ही मुझे खाना बनाना आता था। मजबूरी आई वियतनाम में आने के बाद कि कुछ दिन अनचाई खाया। मैं अनचाई शाकाहारी भोजन जो मिलता है उसको अनचाई ये लोग बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक भोजन है। लेकिन हम जैसे भारतीय स्वाद के जो बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल लोग हैं उनको ज्यादा नहीं पसंद आ पाएगा, क्योंकि बहुत ही फीका होता है। वो पौष्टिक तो होता है, न्यूट्रिशन तो कूट कूट के भरा, लेकिन उसमें टोफू रहता है, मशरूम रहता है, वो भी बॉयल्ड। यहाँ जो कल्चर है भोजन का, फूड का, वो बॉयल कल्चर है। इसीलिए आपने गौर किया होगा, आपने तमाम सारे फोटोज में देखा भी होगा, जो यहाँ योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत ही स्लिम रहते हैं, क्योंकि उनका भोजन ही ऐसा है। फ्लेक्सिबिलिटी भी उनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो मैं यहाँ पर आप शिवम से कभी इस बारे में जिक्र करेंगे तो बताएगा, हम शिवम 2-2 3-3 दिन ऐसे तैसे कभी सेव खा के फल खा के हम वही रहे थे, क्योंकि खाना बनाना मुझे भी नहीं आता था और ये छोटा भाई बेचारा ये बोलता था भैया मुझे भी उतना नहीं आता है। तो ये शुरुआत की चीजें थी। बाद में धीरे धीरे कोई 1 महीने में मैं बनाना सीख गया यूट्यूब वगैरह से देख के, और अब मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता। हाँ, रही बात समस्या की, तो भोजन ही नहीं, परिस्थितियों से देखिए तालमेल बिठाए। मैंने महसूस किया अपने जीवन में, मैं हमेशा अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते आया हूँ। डर भी लगा है, बेशक डर, देखिए डर सबको लगता है, ये एक सामान्य मानवीय, इसको अवगुण कहिए या गुण कहिए, जो भी कहिए, जो सामान्य मानवीय कमजोरी है उसमें इसका एक स्थान है। डर ये होता है सबके अंदर, लोग भले उसको दिखाएं, मतलब हम अपने कंफर्ट जोन से बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते हैं। हमारे इमेजिनेशन में हमें ये रहता है कि एक कंफर्ट दायरा एक हमारा बन चुका है, हम यहाँ पर हैं तो सेफ हैं, हम वहां जाएंगे तो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, पिएंगे, क्या रहेंगे, कैसे परिस्थितियां कैसी होंगी, हम कैसे वहां तालमेल बिठा पाएंगे। और ये आदमी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि एक सेल्फ मोटिवेशन की चीज है। मैं अपने अंदर उस चीज को मैंने टटोला है, तो मैंने पाया है, ठीक है, विच इज इनसाइड मी रियली, कि अगर हम अपने उस इमेजिनेशन में उस चीज को हम बहुत बड़ा बना दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो चीज जटिलता पैदा कर देगी। और आप जितने ज्यादा उसको सरल तरीके से लेंगे, सहज होके उस चीज को, उसमें आप, कहा जाता है ना कि जब हम सागर में कदम रखते हैं तो हमें तैरना आता है। तो जब आप पहला पड़ाव, जब पहला स्टेप आउट करेंगे, तो वहीं से धीरे धीरे परिस्थितियां आपके साथ सरल और सहज होती चली जाएंगी, तो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो कोई वियतनाम में समस्या ऐसी नहीं। जी राजनारायण जी, वियतनाम, हाँ भैया वियतनाम में है। आज का पूरा जो सेशन है हमारा वियतनाम स्पेसिफिक है, तो आपको वियतनाम रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सर, अगर सैलरी की बात की जाए या फिर क्या मतलब पे चार्जेस रहते हैं पर सेशन इन वियतनाम, तो इंडिया से वो कैसे डिफर करते हैं? क्योंकि अगर हाईएस्ट देखा जाए तो हाईएस्ट का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी, आपके क्लाइंट, आपके उससे डिपेंड करता है। बट एक्सपीरियंस बट अगर से मिनिमम की बात करें, मिनिमम सैलरी की या फिर मिनिमम पे पर सेशन की, तो जैसे इंडिया में 500 हम कह सकते हैं कि 500 इज लाइक द जनरल मिनिमम। एंड व्हाट इज द कंडीशन इन वियतनाम? वियतनाम का क्या है भैया? देखिए, वियतनाम में अगर कोई भी फ्रेशर आता है, टू बी वेरी ब्लंट एंड टू बी वेरी कैंडिड विथ यू, आई रियली वांट टू टेल समथिंग अबाउट सैलरीज। सो व्हाट शुड बी द बेसिक सैलरी इन वियतनाम, क्या होना चाहिए यहाँ, ये क्या उनको मिल जाता है, व्हाट दे कैन इजिली गेट। तो सैलरी की अगर बात की जाए, तो अगर आदमी बिल्कुल फ्रेशर है, फ्रेशर मतलब इन द सेंस वियतनाम के कंडीशन में, इंडिया की टीचिंग, वहां का स्किल, वहां का जो फंडामेंटल टीचिंग वो बिल्कुल अलग है। हालांकि वो बहुत उच्च स्तर का है। हमारे भारत का योग, वहां ध्यान भी है, प्राणायाम भी है, योग निद्रा भी है, ठीक है, और भी कई एक सारी टेक्निक्स है। हमारा, चूंकि हमारा देश ओरिजिन कंट्री है ना, जनक है, तो उसकी तो तुलना किसी भी देश से की नहीं जा सकती। यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन, और उसमें भी सर्कस और एडवांस मोस्ट ऑफ द। हालांकि अभी भी यहाँ भी कुछ एक केंद्र ऐसे हैं कि जो, जैसे कुछ इंडियन शिक्षक है, मेरे कुछ बहुत ही अनन्य मित्र हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो अपना सेंटर जिन्होंने स्टेब्लिश कर लिया, तो वो अपने इंडियन योग के अकॉर्डिंग जो मेंबर आते हैं, जो भी यहाँ जो सदस्य होते हैं, योग करने वाले जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको वैसे वो अडॉप्ट करा दिए हैं, उनको वैसा उन्होंने ढाल लिया है। तो ये चीज मुझे बेहद ही अच्छी लगती है कि चलिए उनको रियल योगा का जो है एसेंस उन्हें फील कराया जा रहा है। तो ऐसे ही मेरे एक बहुत ही अनन्य प्रेमी मित्र हैं, जिनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा, आदरणीय हरीश सिक्का नाम है उनका, जमशेदपुर के रहने वाले हैं, और अभी डकलक सिटी जो है, एक डकलक प्रोविंस है, वहां बोन माथुत एक है, हो सकता है उच्चारण मेरा थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन बोन माथुत एक शहर है, छोटा सा, छोटा कहिए या बड़ा कहिए, यहाँ एयरपोर्ट भी है। तो यहाँ पर चूंकि उन्होंने एक वियतनामी
कन्या से शादी करके यहाँ सेटल डाउन है वो, और उनके 2 केंद्र चलते हैं। तो यहाँ की जो टीचिंग मैंने अनुभव किया बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कि वो इंडियन योग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, ठीक है, योग निद्रा भी करते हैं। तो डिफर करता है कि आप, चूंकि वो 8 सालों से बंदा रह रहा है यहाँ, और 8 सालों से रहने के बाद वो अब सेटल्ड हो गए, यहाँ की लड़की से शादी भी कर लिए, तो अपने तरीके से अपना सेंटर स्टेब्लिश करके चला रहे हैं। लेकिन अगर आप टीचर है, किसी कंपनी में काम करने के लिए आए हैं, तो भाई आपको कंपनी की शर्तों पर एग्री होना पड़ेगा, वैसे ही टीच करना पड़ेगा। ये है योगा। अब मिस्टर दीपराज हाउ टू, आपके क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। पहले सर का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आंसर कर देता है। जी सर, हाँ कंटिन्यू। तो हाँ, सैलरी की बात बता रहे थे सर कि मतलब डिफर कितना करता है इंडिया जी। से। हाँ, मैं सैलरी की बात बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर फ्रेशर आ रहा है यहाँ पर इंडिया से, मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। तो अभी तो देखिए क्या है कि बड़ी ही प्रतिस्पर्धा है, ह्यूज, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले और भी अच्छी खासी सैलरी मिलती थी फ्रेशर्स को, लेकिन यहाँ पर चूंकि वियतनामी शिक्षक आसानी से उन्हें अवेलेबल हो जा रहे हैं, जो कि टीटीसी करके अब वो, और वियतनामी टीचर को ये इंडियन शिक्षक से आधे सैलरी पर देते हैं, इसलिए कि वो लोकल है यहाँ के। उनको जब वियतनामी शिक्षक मिल जा रहा है तो इंडियन शिक्षक वो क्यों हायर करेंगे, ये भी एक बात है। तो ये थोड़ा सा एक पहलू ऐसा है कि थोड़ा सा भारतीय योग शिक्षकों के विपरीत जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी भी इंडियन टीचर, दे आर हाईली रिगार्डेड एंड दे आर वेरी रेपुटेड। उनका जो एक सम्मान है वो बिल्कुल असाधारण है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो सैलरी की बात है कि यहाँ पर चलिए डोंग चलता है, वीएनडी जिसे हम कहते हैं। 1 मिलियन मतलब यहाँ मिलियन का मतलब यहाँ 1 मिलियन अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, एक वेबसाइट है, मैं उसको यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, बहुत लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे उन्हें, कि एक्सई करके एक वेबसाइट आती है। उस पर आप पूरे वर्ल्ड की करेंसी का जो है वैल्यू पता कर सकते हैं, किस देश की करेंसी किस देश के अकॉर्डिंग कितनी है कंपेयर करके। तो उससे मैंने पता किया था, तो अभी 1 मिलियन सैलरी का मतलब 33,400 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, अराउंड 3400 रुपए। तो यहाँ जो पुराने शिक्षक है, जो 5 साल से 6 साल से रह रहे हैं, वो 30 मिलियन से लेकर 40 मिलियन तक, बड़े शहरों में तो जो बहुत दक्ष शिक्षक हैं, जिन्होंने अपना अच्छा मार्केट तैयार कर लिया है, वो प्राइवेट क्लासेस भी लेके और क्लास कंडक्ट करके 50 मिलियन या उससे भी कहीं ज्यादा अर्न कर रहे हैं। हालांकि उन शिक्षकों का मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बहुत ही इंडियन करेंसी में 1 मिलियन का मैंने आपको 1 मिलियन का कैलकुलेट करके मैंने बताया 3,400 रुपीज अराउंड 1 मिलियन। और यहाँ एक शिक्षक की बेसिक सैलरी 1 मिलियन सैलरी 3,400 रुपीज, 1 मिलियन डोंग is equal to 3,400 rupees. If you open the HC website, then you can easily calculate. कोई बोल रहे हैं जय हो नीलेश बाबा, परशुराम वादी। ये मेरे एक अति स्नेही परिचित व्यक्ति है, इनका नाम मनु पांडे है, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं। हाँ सर, तो आप बता रहे थे कि जनरल सैलरी क्या होगी सर इंडियन करेंसी में? हाँ, जनरल फ्रेशर अगर आ रहा है तो ये 15 से लेके, अगर उसके एडवांस बहुत अच्छे हैं तो 18 तक भी ये दे सकते हैं, और एकोमोडेशन भी मिल जाता है, रहने की सुविधा मिलती है, ठीक है। और भोजन को आपका आप सैलरी में से आपका जो है करना पड़ता है। हाँ, जो कंडीशन भी ये कुछ रख सकते हैं। देखिए, कहीं कंपनी को बहुत आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा तो हो सकता है आपका वीजा वगैरह सब चीज, क्योंकि मेरा देखिए स्पॉन्सर था, शिवम के सामने की बात है, मेरी दोनों फ्लाइट्स कंपनी ने बुक किया था, मेरा वीजा भी कंपनी ने ही लगाया था, तो मुझे कुछ भी उसके लिए पे नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ कंपनी शर्त रखती है कि वी हैव टू सेव 50-50 इन योर वीजा प्रोसेस, इन योर वर्क परमिट, विच इज अराउंड 2 ईयर, सो यू जस्ट हैव टू पे हाफ ऑफ योर, यू जस्ट हैव टू शेयर, वी विल शेयर। तो 50% हम लेंगे। कोई तो बहुत ही मतलब कि वो कहते हैं कि पूरा वर्क परमिट का आप खर्चा दें। तो जहां देखिए हर प्रकार के लोग मिलेंगे यहाँ। अब आपकी, अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो आप अच्छे कंपनी में आ जाएंगे, ठीक है। ये मिस्टर देवराज, वो इमोशनली इमोजी मत भेजिए, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ रिलेटेड है, तो फिर सेशन के एंड में हम लोग आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके सर, व्हाट अबाउट द कल्चर ऑफ वियतनाम, कि मतलब संस्कृति की बात करें या फिर जनरल लोगों का एटीट्यूड कैसा रहता है टुवर्ड्स इंडियन पीपल? ये एक अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या जो भी क्वेश्चंस थे आपके, उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। एंड ये मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ इस प्रश्न से। हाँ, कल्चर के बारे
बारे में और भारतीय लोगों के बारे में इनकी क्या मानसिकताएं हैं, ये क्या सोचते हैं विशेष जी भारत के बारे में। मैंने इन 8 महीनों के अपने वियतनाम प्रवास पर जो मैंने अनुभूत किया है, जो मैंने महसूस किया है, तो मैं ये जी। सोचता हूँ कि भारत देश को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं ये लोग, भारत के हम्म लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। अभी जस्ट मैं एक मेंबरों कुछ मेंबर से इनवाइट किया था, यहाँ एक लूनार फेस्टिवल चलता है, यहाँ का न्यू ईयर, वो बहुत जल्द चलने वाला है। तो टेट जिसे कहा जाता है यहाँ सामान्य भाषा में, यहाँ लोकल शब्द में टेट टेट फेस्टिवल। तो मेंबर अब पार्टी वगैरह हमेशा टीचर को देते रहते हैं, तो अभी मैं पार्टी हम्म में ही गया था, बाइक से गया था मैं। तो लोकल जो बंदे हम्म यहाँ, जो लोकल बच्चे या जो लोकल युवा जो रहते हैं, वो देख के बहुत खुश होते हैं और कहीं कहीं तो रुकते हैं, हम्म। हेलो सर, वेयर आर यू फ्रॉम। अंडो, यहाँ इंडिया को अंडो बोला जाता है, ठीक है, इनकी अंडो। भाषा में अंडो। अगर आप गूगल, अंडो। हाँ अंडो, अगर आप गूगल, हाँ अंडो, जैसे कि हम इंग्लिश में यू एन डी ओ होता है ना अंडो, तो वो दूसरी चीज हो गई। जैसे कोई चीज हमने डिलीट किया लेकिन फिर से उसको रिवर्स करना है तो अंडो होता है, लेकिन उसी चीज को यहाँ पर इंडिया को अंडो बोलते हैं ये लोग। अगर आप गूगल ट्रांसलेटर में टाइप करेंगे वियतनामी और हिंदी, तो आप हिंदी में लिखेंगे कि मैं भारत जाना चाहता हूं, तो वियतनामी भाषा में जो भी आएगा लेकिन उसकी शब्दावली जो होगा वो अंडो करके आएगा, ठीक है। मैं यहाँ मेंबर से थोड़ा कभी कभी कहता हूँ फनी जो मेरे साउंड कर बहुत ही, रहा है। हाँ बड़ी जी जी बहुत फनी साउंड करता है। मैं भी पहली बार आया था तो मुझे गजब की मतलब सुन के अजब लगा रही है अंडो अंडो। तो मैं साथ के कुछ जो पुराने शिक्षक थे जो मेरे मित्र थे उनसे पूछा ये क्या अंडो क्या मतलब, तो कहते अरे भारत को अंडो यहाँ बोला जाता है। तो अब मैं धीरे धीरे मैं जब थोड़ा बहुत भाषा सीखने लगा, तो अब मैं यहाँ के सदस्यों से कहता हूँ कि डी अंडो, डी मने चलो, चलो मेरे साथ अंडो। वहां पर हमारे जी। पास आश्रम है, तुम्हारे रहने का व्यवस्था और योग वगैरह का कल्चर तुम अच्छे से जानोगे, सीखोगे, समझोगे। हमारे देश जी में जी। योग की नदी बहती है, आपको हम्म जाना चाहिए। तो ऐसे हम्म करके मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ, ठीक है। हम्म। हम्म, अ, तो सर हाँ, इंडियंस के प्रति एटीट्यूड मतलब सम्मानीय है और काफी अच्छा है हाँ इनका हाँ, पूरा ओवरऑल। इंडियन पर हाँ। अ, मैं एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था कि कोरिया में बहुत ही ज्यादा रेसिज्म हो रहा है, साउथ कोरिया में विशेष तौर पर भारतीय लोगों का वहां कुछ हम्म बोर्ड्स वगैरह लगे थे कि इंडियन नॉट अलाउड इंडियन। जैसे कि अभी मालदीव का प्रकरण आप देख रहे हैं, वहां भी कुछ जी ऐसा जी करके है। तो ऐसा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत के प्रति बड़े ही सम्मान का नजरिया दृष्टिकोण है जो है और बहुत प्यार करते हैं लोग, और भारतीय लोगों को देख के तुरंत खड़े हो जाएंगे, तुरंत उसको टोक देंगे। तो अच्छे अच्छे लोग हैं, स्नेही लोग हैं, अच्छा। भारत के प्रति अच्छा दृष्टिकोण है। त्रुप्ति सागर भोसले, आप अपना क्वेश्चन तो बताइए, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, आप एक और बार रिपीट कीजिए। अ, जी हाँ तृप्ति, आप अपना क्वेश्चन बताइए, और बाकी ऑडियंस आपको भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, हम सर से ये पूछते हैं। एंड योगा को मिस्टर देवराज, आप अगर जैसे पिछले आपने हमारे सेशंस अगर अटेंड किए होंगे तो आपको पता हो कि ये बहुत वेग क्वेश्चन, बहुत वास्ट क्वेश्चन है आपका। मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है। तो सर आप इस पर कोई दृष्टि डालेंगे कि मतलब अलग अलग इन कंट्रीज में जाना है तो क्या फोकस करना चाहिए, कैसे जाएंगे। काफी ऑल द काफी वास्ट क्वेश्चन है, बट आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि एशियन कंट्रीज में योग को लेकर अगर आप करियर पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपना वो जो है शैक्षिक जो स्तर है उसको मजबूत बनाएं। जो भी क्रीडेंशियल्स, एजुकेशनल क्रीडेंशियल, उस पर फोकस करें। आप उसको अच्छे से उसको उसका मंथन करें, चिंतन करें, उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद इस फील्ड में आगे बढ़ें। एशियन कंट्रीज, they are hiring yoga instructor from India very much in a large quantity. You can say in Singapore, in Hong Kong. एशियन टाइगर्स कहा जाता है, जिन जो 4 देश हैं, विच आर द 4 कंट्रीज कॉल्ड हम्म एशियन टाइगर्स, वन ऑफ देम इज साउथ कोरिया। तो हम साउथ कोरिया को अगर जी छोड़ भी दे, चूंकि रेसिज्म का भी संज्ञान में आया था, तो इन जो 3 देश हैं, हांगकांग है, सिंगापुर है, और हम्म एक ताइवान है, यहाँ भी हम्म योग प्रशिक्षकों में, भारतीय योग प्रशिक्षकों का दे आर हाईली डिमांडेड। तो यू कैन गेट इजिली योर जॉब, बट यू शुड हैव दैट प्रॉपर क्रेडेंशियल। आपके पास वो होना चाहिए, वो शैक्षिक जो है आपके पास कागज होना चाहिए, जो डिग्री या जो सर्टिफिकेट या जो प्रमाण पत्र जो कि आपको वहां पर खड़ा कर सके। और उसके बाद आपके जी आसन, सर। क्योंकि एशियन देशों में देखिए आसन पर फोकस बहुत ज्यादा किया जाता है, खासतौर से इन देशों में, साउथ ईस्ट हम्म एशियन कंट्रीज में फ्लेक्सिबिलिटी, और इनके योग का मतलब है ज्यादातर 90% शरीर का योग, ठीक है, जी फिजिकल परस्पेक्टिव से। अच्छा।
तृप्ति सागर भोसले, आप स्क्लेरोसिस के बारे में बोल रहे हो क्या? मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। जी जी आप जी सिर्फ जी जी। स्क्लेरोसिस पे बता दीजिए इन्हें। इनके मल्टीपल स्क्लेरोसिस है शायद, ये बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो इनका क्या कर ये सकते हैं? ये ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा, और मुझे याद आ गया। मैं पिछले साल नवंबर में केरल के एक बहुत बड़े रिजॉर्ट करनाउस्टी में था एज ए योग इंस्ट्रक्टर। हम्म। एंड आई वाज इंटरव्यूड बाय वन ऑफ द वेरी ग्रेट yoga teacher, you can say Mr. VP Sekran, and he is now हम्म। 75 year of old, and he had traveled across the globe more than 20 countries. So he has taken my interview at that time, and that was a telephonic interview. It's around 30 minutes, and then I was invited by them at Karnausti to work as a जी yoga instructor. तो ये जी सर। परम सौभाग्य मुझे मिला था। उस कर्नाउस्टी रिजॉर्ट की मैं बात करूं तो वहां पर एक स्विस कपल आया था जिसका नाम था रोल्फ और सेंड्रा। स्विट्जरलैंड के कपल थे। तो जो जो वहां रोल्फ सर थे, हमारे जो क्लाइंट थे हमारे, उनको मल्टीपल क्लोरोसिस था। एंड मैंने सिर्फ 6 दिनों में उनकी थेरेपी करी थी और उन्हें कम से कम 70-60% बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला था। जाते जाते उन्होंने मुझे गले से लगाया था और बहुत प्रशंसा किया था, और भी कुछ पारितोषिक वगैरह उन्होंने दिया था। होता है तो लोग देते हैं, आप कहीं भी काम करेंगे, वियतनाम में भी बड़े ही उदारवादी और जेनरस लोग हैं, बहुत ही आपके आपके प्रति प्यार लुटाएंगे। ठीक है, तो देखिए जी सर। जो सर सदस्य हैं तृप्ति उनके बोल रहे प्यार 10 लुटाने का साल हो गए नजरिया हैं अलग वो। होगा। तृप्ति बोल रहे हैं 10 हाँ, साल हो गए हैं स्क्लेरोसिस हुए, तो फिर आप उन्हें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? वो क्या, क्या उनका मतलब आगे कर सजेस्ट सकता बिल्कुल है? मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। और तृप्ति जी को अगर इफ शी रियली डोंट माइंड, आई विल लाइक टू बी कनेक्टेड विथ हर इन फ्यूचर सो दैट आई कैन इजिली कन्वे माई नॉलेज रिगार्डिंग मल्टीपल क्लोरोसिस। तो इजिली मैं उन्हें इस पोर्टल के अतिरिक्त भी मैं उनसे जुड़ के इस पर जानकारी साझा करूंगा। देखिए, मल्टीपल क्लोरोसिस जो एक रोग है, ये बेसिक रोग है कि इसमें जो हमारे नर्व्स है ना, हमारे जो मस्तिष्क से जो भी नर्व्स हमारे जो जुड़े हुए हैं, वहां तक जो जी है सर। ब्लड सर्कुलेशन जा नहीं पाता है, और कुछ अंग जो है वो सर्कुलेट न होने की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं ढंग से। ठीक है, स्पंदन नहीं होता वहां पर। ये एक मेजर रोग है। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी जो चिकित्सा की जाती है हमारी योग प्रणाली में, तो एक तो मरकटासन का अभ्यास इसमें आप करेंगे तो बहुत रिलीफ मिलता है। ठीक है, मसाज मसाज का जो है बहुत प्रभाव है, मालिश का मल्टीपल क्लोरोसिस में अगर आप रेगुलर मालिश करें तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। ठीक है। जी सर। ठीक है, मोटा मोटा तृप्ति जी है, बाकी अगर आपको कुछ करना है तो आई थिंक सर शी कुड पर्सनली डीएम यू टू ओके ओके गेट मोर इन्फो अबाउट दैट। आप सर ओके ओके, पर्सनली डेफिनेटली डीएम द कर प्लीजर। सकते हैं। जी सर। चलिए, फिर जी ऑडियंस आपका और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हम्म। चलिए, तो फिर आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू बिल्कुल। हियर, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आपसे अच्छा आपके साथ लगा। ये वाला हमारा सेशन है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते हाँ। मैं कुछ अपने उद्गार अपने हृदय के जो भी हैं मैं व्यक्त करना चाहूंगा। ठीक हम्म। है, सबसे पहले तो आपके लिए विशेष तौर से, क्योंकि कुछ लाइव सेशन मैंने भी देखा है, ज्यादा मैं नहीं देख पाता, समय भी नहीं होता, लेकिन 2-4-5 मिनट, जैसे एक मेरे बड़े ही परम मित्र हैं अभिषेक सिंह जी, जिसका इंटरव्यू शायद किसी लड़की ने लिया था। इससे पहले अमन सूद जी का भी आपने लिया था या किसी बच्ची ने, मुझे उतना याद नहीं, जी लेकिन सर, मैंने मैंने आपको भी लिया। देखा है इंटरव्यू लेते हुए। अच्छा लगता है इस टीम जी सर। को आगे बढ़ते देखकर। इस कम उम्र में 21 साल 20 साल की अवस्था क्या होती है शिवम को देखिए आप। इस कम उम्र में मैंने तभी उसे बोला था, आप शिवम से कभी पर्सनली बात करेंगे तो आप पूछेंगे तो बताएगा। मैंने उस समय ही बोला था कि भाई अभी तो तू बच्चा है, जब तेरा समय आएगा ना, द वर्ल्ड विल सी योर हाइट, वंस डे यू विल डेफिनेटली कंकर द होल वर्ल्ड। बस अपने पैशन को जलाए रखना, इस आग को। और आज देखिए, आफ्टर वर्किंग हियर इन वियतनाम 3 months, ही फ्ली अवे टू दुबई। तो ये एक बहुत ही फाजिल बच्चा है, बहुत फाजिल है, जानकार है, गुणी है, ज्ञानवान है, संघर्षशील है, जुझारू है, तपस्वी है, ओजस्वी है, स्नेह भी है इसके अंदर। सबसे बड़ी चीज है कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट है और सोबर है, ग्राउंडेड है, हम्बल है, रूटेड है, और अपने कल्चर को लेकर समर्पित है। तो उस जैसे बच्चे के अगर आप मित्र हैं तो आपके अंदर ये सारी चीजें निश्चित रूप से है ही हैं और होंगी ही होंगी। तो बस आप दोनों के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए मैं ये कहूंगा कि ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग को
को देख के। वाह और वाह भविष्य में अभी वाह योग वाह। के थैंक लिए यू थैंक हमें, आपको, शिवम को, हम सभी लोगों को मिलके बहुत काम करना है, आगे बहुत काम करना है। कंटोर योगा को मैं अपना परिवार मानता हूँ, मैं अपना मानता हूँ, अपना पोर्टल मानता हूँ, और मैं हमेशा समर्पित भाव से इसे आगे बढ़ाने के लिए जब भी मुझे याद किया जाएगा मैं खड़ा मिलूंगा वहां पर। यू जी। धन्यवाद सर आपके इन शब्दों के लिए। हम बहुत प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, मोटिवेटेड हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम अच्छा सर। लगा। सादर